हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक सीरीज की कहानी नंबर 6 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है छोटी बुआ। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी सुनने के पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज्यादा छोटी बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी और पापा जी के लिए ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बुआ जी ने बहुत सारा सामान भेजा था। बड़ी और मंजली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस सबसे छोटी वाली रेखा बुआ जी की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां, कागज के टुकड़े में लपेटे हुए रोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे, ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियां और तोहफों को देख लें। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई थी, रेखा का लिफाफा दिखाना जरा। पापा रेखा बुआ की राखी का सबसे ज्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। रेखा बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख देखा ही नहीं था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से घर बुआ चलाती थी। इकलौते बेटे दमन को भी मोहल्ले के एक साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक ही उम्मीद से लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। रेखा बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। रजनी, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से रेखा के घर उसे बगैर बताए जाएंगे। रेखा दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता, खाना, पानी रेखा दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पापा की खामोशी बता रही थी उन्होंने बुआ के घर जाने का मन बना लिया है, और घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता था। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर से हम सब पहुंच गए थे बुआ के घर। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंग हाली और रोज की चिंता फिकर ने उसे सबसे ज्यादा उम्रदराज बना दिया। एक पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थीं। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही मम्मी पापा कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थीं। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उसके घर तो वर्षों से कोई मेहमान आया ही नहीं था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाती हैं। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ ना कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था।
भैया, भाभी, मन्नू, तुम सब अचानक आज? सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब। पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी, आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रेखा बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। रेखा, तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता रजनी देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर पर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा दमन दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए नए ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। ना जाने कितने सालों के बाद आज रेखा बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर। सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थीं, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने के लिए कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। रेखा बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। सबसे बड़ी वाली बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया था कि इस बार रेखा के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। रेखा बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाइयों के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था। रात एक बड़े से रेस्तरां में हम सब ने डिनर किया। फिर गप्पे करते जाने कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी रेखा बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। रेखा बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगने लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए पर रेखा बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी बुआ और आज तक किसी से कहा भी नहीं था। आज सबसे मिलने की ही आशा लिए जिंदा थी शायद। अपनों का ध्यान रखें। जो समर्थ हैं वो अपने असमर्थ रिश्तेदारों की सहायता करें। दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, अगर बहुत सारे समृद्ध रिश्तेदारों में कोई आपका करीबी रिश्तेदार गरीब है तो उसकी सहायता ज़रूर करें। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।